भाई बहन संगी साथी मन के हमार नागपुरी सदानी जोहार। संगी साथी मन रोर मन के जे असमंजस वाला सिचुएशन रहे कि जे टेट कर जे सिलेबस है साहित्य विधा परिचय पद कहानी नाट्य निबंध उपन्यास ये सारा चीज़ जो पढ़े है इकर में इतना सारा जो असमंजस है कि ये खुद एक असंख्य महासागर है। ठीक है कि इकर में कहानी में हजारों कहानी पद में गीत है कविता है नाट्य है निबंध है का इतना सारा क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है काफ़ी असमंजस है। तो रोरे मन के आप कोई चीज़ का टेंशन न खिले इकर में रोरे मन को सबसे पहले तो हमें बता कि इस टॉपिक में का हमें आगे भी पढ़े वाला है। ठीक है क्योंकि बहुत लंबा थोड़ा सा टॉपिक है। ठीक है और रियली ये टॉपिक जो है बाकी टॉपिक से रोरे मन की जो है लगी टफ। क्यों टफ लगी? क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है जिसमें पद कहानी नाट्य निबंध निबंधकार कौन सा बुक लिखल है क्या है नहीं है सारा चीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी रोरे के जाने के। तो इस टॉपिक के हमें जो है सीरीज बाय सीरीज जो है 3-4 वीडियो में अलग अलग करके लाना, लेकिन सारा जी जो है सीक्वेंस में जैसा सिलेबस में है वैसे रोरे के मिली तो बिल्कुल टेंशन न खेले। तो चलो आज कर कहानी में हम टॉपिक में आगे बढ़ेला कि क्या क्या हमें के देखे है। तो सबसे पहले आज कर जो टॉपिक है इकर में हम बात करब साहित्य विधा परिचय की। तो संगी साथी मन साहित्य विधा परिचय में हम ये देखब कि साहित्य होता क्या है। ठीक है साहित्य क्या है सबसे पहले हम इकर बात करब। इकर बाद में ये जो इकर बेसिक जी डेफिनेशन है जो परिभाषा है उके हमें डिस्कस करब। उकर बाद इकर हमें वर्गीकरण की ओर बढ़ब। वर्गीकरण मतलब कि साहित्य कर कई प्रकार होवेला किस आधार पर जे के बांटल जाएला हमें उकर बात करब। फिर अलग अलग साहित्यकार मनना है। ठीक है वो साहित्यकार मनक जे परिभाषा है वो मनक जे सोच है उके हमें देखब। ठीक है कि कौन साहित्यकार के अनुसार जो है किस तरह से उकर परिभाषा बताल जाए है इस सब के हमें पहले इकर में देखब। जैसे ही रोरे के बताल जाए है कि जे सामान्य साहित्य है उके विद्वान मन कौन तरीका से बांटे ना, जैसे इंद्रिय मनक आधार पर या फिर कोटि के आधार पर रचना शैली के आधार पर, तो अलग अलग आधार पर एक बांटल है। तो इस सब के हमें एक एक करके देखे वाला ही। उसी प्रकार उन्हें देखा थी स्वरूप का आधार पर क्या है, जैसे प्रबंध काव्य क्या है या मुक्त स्फुट काव्य क्या है इस सब के देखब। और इकर बाद में जो सबसे मेन बात है वो है नागपुरी पद से संबंधित विधा। ठीक है चूँकि नागपुरी का टॉपिक है तो नागपुरी पद से संबंधित जो विधा है जो महाकाव्य है। ठीक है वो महाकाव्य के बारे में हमें देखब डिटेल में जानकारी लो कि का है। ठीक है कौन कौन सा महाकाव्य है और महाकाव्य लिखे के लिए उकर रचना करे के लिए कौन कौन से जरूरी बात है तत्व है, तो इन सारी चीज़ का रोरे के जानकारी रखे है। ठीक है ये टॉपिक में क्लियर है कि नहीं? महाकाव्य कर क्या क्या विशेषता है कौन कौन सा नियम कानून के रखे है और नागपुरी में कौन कौन सा महाकाव्य है कौन सा खंड काव्य है इस सब के जो है रोरे के हम यह वीडियो में जो है बताए वाला ही। तो बिल्कुल रोरे के ध्यान से शुरू से अंत तक वीडियो के देखे के। ठीक है तब हर बात रोरे के समझ में आई जैसे खंड काव्य में क्या क्या है उनका लेखक कौन है A to Z चीज़। तो चलो हम आज के वीडियो के हमें शुरू से आगे बढ़ी लग। तो संगी साथी में जैसे डोरे देखा थी पहले हमें साहित्य विधा परिचय कर जनरल जो बात है वो हमें देखा, फिर एक एक करके पद कहानी नाट्य निबंध और उपन्यास इन सारे चीज़ के देखे के वाला ही। तो सबसे पहले आवेला हमें आज कर जो बेसिक बात है साहित्य विधा परिचय में। ठीक है साहित्य शब्द जो है वह सत जोड़ हित कर मेल से बन है। ठीक है रोरे शुभ संधि विच्छेद पीढ़ी रोरे जानिला। तो साहित्य जो है सत जोड़ हित नागपुरी देखिए सबसे पहले तो रोरे एक चीज़ हम क्लियर कर देख चाहिए कि हिंदी में साहित्य लिखल जाएला। हिंदी में क्या लिखल जाएला? साहित्य। जबकि उखे नागपुरी में हमें क्या कहिला? साहित्य। तो लिखे में जो है चूँकि रोरे जानिला कि नागपुरी में जो बहुत सारे जो उच्चारण प्रोनाउंसिएशन है वह हिंदी से बिल्कुल अलग है। ठीक है और जैसे हमें उच्चारण करेला वैसे नागपुरी में लिखेला भी। ठीक है तो इस चीज़ के रोरे के ध्यान में रखे है। तो इकर में रोरे के क्या बताया जाए कि साहित्य जो है वह सत जोड़ हित कर मेल से बन। मान के लिए यही जो पहला प्रश्न रोरे पूछ दी कि साहित्य कर कौन संधि विच्छेद सही है, तो बस यही सब प्रश्न बन जी। तो रोरे के एक एक चीज़ के याद रखे है। तो साहित्य कर शब्द जो है वह सत जोड़ हित कर मेल से बने। हिंदी में
जेके साहित्य कहल जाएले उखे नागपुरी में साहित्य कहकर परंपरा है। तो रोरे बात की समझ मान लो कि आगे पुराना काल से ये रचनात्मक रूप के काव्य भी कहल जात रहे, यानी कि पुराना काल में साहित्य के काव्य भी कहल जात रहे। ठीक है, आगे है आधुनिक साहित्य में। ठीक है, आधुनिक जो एखनकर साहित्य है, आधुनिक साहित्य में आइज ई रूप के हमें लिटरेचर कहे परंपरा प्रचलित हुई है। ठीक है, तो हमें क्या बता ली कि साहित्य जो हिंदी होता है उसको नागपुरी में साहित्य बोलते हैं, और वही साहित्य को जो है पहले काव्य भी कहा जाता था, और अभी जो नागपुरी साहित्य है उसमें इसी साहित्य को लिटरेचर भी कहा जाता है। लिटरेचर का परंपरा है, जो कि लिटरेचर जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। यह लिटरेचर शब्द कर भीतर पद और गद्य दोयो विधा आवेला। ठीक है, तो संगी साथी मन, जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, इसी साहित्य में दोनों बात आवेला, पद्य भी और गद्य भी। ठीक है, तो एक समय भारतीय साहित्य जगत में यह लिटरेचर शब्द कर समानार्थी काव्य मानल जात रहे, अर्थात समानार्थी मतलब एक समान अर्थ वाला। तो एक समय ऐसा रहे कि यह साहित्य के जगह में जो है काव्य कर प्रयोग होत रहे। ठीक है, मगर जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति होला ओकर बाद में साहित्य कर कई ठो विधा विकसित हो गया। कई ठो विधा मतलब कई गो पाठ, कई गो प्रकार के भाग जो है अलग अलग निकलक, और ओकरे में अलग पद्य और गद्य। ठीक है, तो पद और गद्य के खास महत्व देवल गलक उस सब में से। और पद रचना जो है, पद रचना करे के वाला जो मर्दाना मन होए ना संगे साथी मन, उनके हमें क्या कहिला, कवि कहिला। ठीक है, और वही पद रचना अगर कोई जनाना मन करत है तो ओके का कहल जाला, कवित्री कहल जाला। तो संगी साथी में निरोरे जे हमें येलो कलर से हाईलाइट की रही चीज़ के ध्यान से देखा हम क्या बता ली। और ओरे सोबे को ये जाने ला कि पद रचना करे के वाला जो मर्दाना है, अर्थात कोई पुरुष जो है वह साहित्य लिखता है या कोई कविता लिखता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कवि बोलते हैं। जबकि अगर कोई जनाना जो है, ठीक है, कोई स्त्री अगर जो है वह क्या करती है, कविता या जो साहित्य लिखती है तो उसको हम लोग कवित्री बोलते हैं। इतना बात आपको पता है। चलिए आगे है, काव्य चाहे साहित्य मानव जीवन कर सर्वोत्तम उपलब्धि मानल जाएला। ठीक है, हर आदमी इकर रचना नहीं कर सकेला, जिनकी कर उतार चढ़ाव देखल भोगल अनुभव मन के तभे वो अपन रचना के गढ़ सकेला, जब ओकर नैसर्गिक प्रतिभा होगी। तो संगे साथी में निकर कहे मतलब है कि काव्य जो है वह काव्य साहित्य जो है वह मानव जिंदगी का सर्वोत्तम उपलब्धि मानल जाला। कहे कर मतलब ये है कि मानव जिंदगी में क्या क्या उतार चढ़ाव होलक, क्या क्या परेशानी है नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ कर के जो है, जो भी लेखक है या जो कवि है उमन का करे ना कि ये सब चीज़ के उमन जानन अनुभव कर चुके हैं। तो अपन अनुभव के जो है उमन कहानी कर माध्यम से, पद्य कर माध्यम से जो है वह ओके बताए कर कोशिश करे ना। ठीक है, और ओकर में और भी बढ़ाए चढ़ाए के अपन क्रियात्मक रूप से जो है ओके दिखाए ना। ठीक है, तो एकर में हर कोई के नहीं कर सके ना, ओकर करे के लिए जो है एक विशेष प्रकार का प्रतिभा कर जरूरत पड़ेला। आगे है, कवि चाहे साहित्यकार के भगवान ब्रह्मा कर दर्जा अग्नि पुराण में देवल जाए। ठीक है, तो ये रखब अग्नि पुराण में यह कवि या साहित्यकार मन के जो है भगवान ब्रह्मा कर दर्जा देवल जाए। काहे देवल जाए, चूँकि रोरे सब जानेला। ठीक है, हिंदू शास्त्र के अनुसार से ब्रह्मा के जो है वह सृष्टिकर्ता कहल जाएला। ठीक है, जो कि दुनिया के बनाए के वाला है। ठीक है, तो वैसे ही जो है सृष्टिकर्ता जो है वह अगर आधुनिक समय में देखल जाएला तो जो कवि या साहित्य लिखे वाला जो आदमी मन है, ठीक है, वो कविता में जो है बिल्कुल एक प्रकार कर जीव डाल देवना। ऐसा जब रोरे कहानी पढ़ब, जब कविता पढ़ब या कोई उपन्यास पढ़ब तो ऐसा लागे ठीक है कि वास्तव में कहानी में जो है एक प्रकार के जीवंत रूप आ जाए। ठीक है, रोरे के ऐसा लागे कि हाँ रामायण अगर देखा जाए तो हाँ रामायण के बारे में जो है रोरे देखा थी, कोई भी चीज़ के बारे में। ठीक है, तो ऐसा लगी जैसे कि मानो वह आदमी बोला थे खन। तो ऐसा कैसे संभव हो सकेला, तो ऐसा संभव हो जाएला वो कवि मन कारण से। ठीक है, कवि या जो लेखक मन है वो मन में इतना गुण होवेला, ठीक है, कि वह जो है रचना के माध्यम से जो है मन कहानी के या जो गीत है,
कविता है उकर सृष्टि करे ना। ठीक है, तो यही कारण है कि ओके ब्रह्मा कर जो है दर्जा देवल जाए। आगे ई चलते कवि कर्म के बड़ा आदर माइन है, मतलब शुरू से ही जे कवि हैं उमन के बड़ा आदर माइन होएला। आगे है कवि के दृश्यमान जगत कर स्वयंभू और परिभू मानल जाए। तो ये सारा बात क्या है रोरे के जो है प्रश्न में पूछल जा सकेला। तो रोए याद रखब कि कवि जो है उनको दृश्यमान जगत, जो अभी जगत जिस जगत में हम लोग हैं, ठीक है, उस जगत का स्वयंभू और परिभू भी माना गया है। आगे है संसार में मानवा जीव के कवि मानल जाएला उकर में नवसर्जना कर अद्भुत शक्ति होएला। तो ये तो आपने देख ली कि कवि में जो है और नवसर्जना, नया निर्माण करना, ठीक है, कोई चीज़ का, वो शक्ति उनमें होता है। कोई चीज़ का निर्माण मतलब कोई भी चीज़ का नहीं, कवि का यहाँ पे बात किया गया है। तो वह क्या करता है, कविता के माध्यम से, गीत और कहानी वगैरह के माध्यम से संगी साथी लोग क्या करता है, वह नया नया चीज़ का या नया नया कविता जो है नए तरीके से अंदाज से वह जोड़ता है और कविता कहानी वगैरह का निर्माण करता है, सृष्टि उसका करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। संगी साथी लोग आगे अगर आप देखिए तो साहित्य चाहे काव्य जो है वह क्या है, ललित कला का एक रूप होता है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि साहित्य चाहे काव्य जो है सबसे पहला किसका भाग है, ललित कला का एक रूप है। ठीक है, साहित्यिक कला के सब ललित कला में श्रेष्ठ मानल जाएगा। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, और कई बार पूछा भी जा चुका है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौन सा कला को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है दोस्तों, तो वो है साहित्यिक कला। साहित्यिक कला जो है ना, सॉरी, साहित्यिक कला में साहित्यिक कला के सब ललित कला में, हाँ ठीक है, तो ललित कला का बहुत सारा प्रकार है, उसी में है साहित्यिक कला। तो इसको जो है बाकी जो भी कला है उसमें से श्रेष्ठ माना गया है, तो इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है जगत स्पष्टा का रूप में कवि भी स्वकाव्य कर सर्जक है के जेकर स्वामी वो खुद है के। तो ऑब्वियसली ठीक है, जो भी वो कविता या गीत या नाट्य निबंध उपन्यास जो भी लिखा थे उकर सृष्टि करता वो स्वयं है, उकर स्वामी वो स्वयं होवेला। कवि अपन वृत्ति और प्रवृत्ति कर अनुकूल के रूप देवेला। वृत्ति प्रवृत्ति कह कर मतलब है गीत में कितना किस तरह से छंद कर प्रयोग करे है, कितना ओके स्पीड में गावे है, कितना किस तरह से राग देवे है, क्या करे है ना, उन सब चीज़ पर उन खुद पर ऊपर डिपेंड करेला। ठीक है, कि वो कैसे ओके सजाए देवेला, कैसे ओके प्रस्तुत करे चाहेला, वह उसी पर अपन डिपेंड करेला। ठीक है, अब आगे है तबे वो काव्यशास्त्र विषय में अपन बात रखते आचार्य आनंद वर्धन नामक विद्वान जो है वह क्या कहे, ध्यान से सुनो। वो कहे ना, अपारे काव्य संसारे कवि रेकह प्रजापति यथा अस्मय रोचते विश्व तथेन्दम परिवर्तते। ठीक है, ये बात ये कौन कही है, ये बात ये कही है आनंद वर्धन नामक जो आचार्य हैं। ठीक है, तो इकर का मतलब होलक संगी साथी मन, इकर अर्थ होलक कि आचार्य आनंद वर्धन अपने ग्रंथ जो है ध्वन्यालोक में ये कहते हैं कि काव्य का संसार असीम अर्थात अनंत है। क्या बोलते हैं, जो काव्य का संसार, जो कविता का संसार है, ठीक है, वह असीम या अनंत है और उसमें कवि ही प्रजापति अर्थात सृष्टिकर्ता के समान होता है। ठीक है, समझ में आया। तो ऊपर जो लिखा हुआ ये बात है, ठीक है, ये किनका है, ये आचार्य आनंद वर्धन का है। इन्होंने जो है क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो काव्य का जो संसार है वह अनंत है। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है, जैसा चाहे वैसा, जितना लंबा चाहे जितना लंबा, जिस भी प्रकार से चाहे वह कवि जो है अपने तरीके से इसको लिख सकता है और उसमें कवि ही जो है इसका सृष्टि करता होता है अर्थात प्रजापति के समान होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों इसी प्रकार से और भी बहुत सारा जो आचार्य हैं या फिर साहित्यकार हैं, अलग अलग तरीके से वे लोग अपना ये दिए हैं। तो चलते हैं आगे, इसमें क्या है आगे देखिए। तो काव्य कर बारे में संस्कृत आचार्य मन कहे ना कि सुंदर रीति युक्त कथन से रचल कवि कर वाणी जे सुंदर रूप में समूह बन के आनंद कर संचार करे ना, वो काव्य के। तो जो संस्कृत आचार्य लोग हैं संगी साथी मन, वो मन कथन कर अनुसार जो है क्या है कि सुंदर रीति युक्त, ठीक है,
तरह अलग अलग प्रकार का रीति है। तो सुंदर रीति युक्त जो कथन है ना, उस कथन से रचल कवि मनक जो वाणी है, तो वाणी जो सुंदर रूप में समूह बन के जो प्रस्तुत होवेला, जेकर से आनंद कर संचार अपन जिंदगी में अपन मन में होवेला, तब ओके हम काव्य कहिला। ठीक है, तो कवि मनक जो अनुभूति है, ध्यान से सुनो, जे कवि मनक अनुभूति कर अभिव्यक्ति कर वास्तविक साधन शब्द है कि। ठीक है, आप कवि मंथन कोई दिखाए गए तो कोई चीज़ ना खे। ठीक है, उबन जो है जितना सुंदरता जो बढ़ाए ना काव्य में, गीत में वगैरह वगैरह, तो उकर में क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, शब्द का ऐसा प्रयोग करें ना। ठीक है, इस प्रकार से सजाए के लिखें कि रोरे के पढ़े के में भी अच्छा लगेला, उकर सही अर्थ और सटीक अर्थ भी निकलेला। ठीक है, सुने में भी अच्छा लगेला। तो यही वाक्य कर सुंदरता के बढ़ाई देवेला, उस कविता कर गीत कर सुंदरता के बढ़ाई देवेला। ठीक है, अब संगी साथी में हमें देखब कि जे समान साहित्य चाहे जे काव्य के विद्वान मन हेठे देवल आधार पर बांटे ना, तो एकर बांटे कर आधार क्या है और कितना रूप में बांटल जाला, ये हमें देखा। तो सबसे पहला जो आधार मानल जाए है बांटे कर, वो है इंद्रिय मनक आधार पर। ठीक है, और उन्हें सब जानीला इंद्रिय मनक क्या होवेला। ठीक है, यानी ज्ञान इंद्रियों कर बात करीला, तो उकर आधार पे पहला है बताल जाए है दृश्य आधार पर। ठीक है, ध्यान से देखो, तो इंद्रिय मनक आधार पर तो पहला जे काव्य है वह क्या है, अदृश्य या देखे जाए वाला। ठीक है, काव्य कहो या साहित्य कहो, तो जेके देखल जाए सकेला। ठीक है, और दूसरा है सुनल या पढ़ल जाए सकेला। तो ये दो प्रकार से बांट है। तो अगर और का पूछल जी, ठीक है, कि साहित्य के जो है इंद्रिय मनक आधार पर कितना भाग में बांट है, तो संगी साथी में दो भाग हो जी। पहला दृश्य आधार पर अर्थात देखे जाए वाला, और दूसरा श्रव्य अर्थात जेके सुनल या पढ़ल जा सकेला। तो संगी साथी में जैसे इस चित्र के माध्यम से रोरे देख सकेला, जे दृश्य अर्थात देखल जा सकेला और जेके सुनल जा सकेला, तो ये इंद्रियों मनक आधार पर हो जी। आगे ख में जो है कोटि कर आधार पर। ठीक है, कोटि अब बात करीला रोरे कि उच्चतम कोटि कर। ठीक है, उसी तरह से मध्यम कोटि और निम्न कोटि। तो जो कविता ये साहित्य है, काव्य है, ओके भी जो है अलग अलग कोटि के आधार पर बांटल जाए। तो सबसे पहला भाग हो जाएगा उत्तम कोटि कर काव्य, फिर ओके मध्यम कोटि, और तीसरा में है निम्न या अधम काव्य। तो इके भी तीन प्रकार से बांटल जाए कोटि कर आधार पर। आगे है रचना शैली कर आधार पर। तो संगी साथी में जो रचना शैली है उकर आधार पर जो है वह क्या है, पद्य, दूसरा है गद्य, और तीसरा है मिश्रित काव्य, जिसे चंपू भी कहल जाए। ठीक है, तो इस चीज के ध्यान में रखेगा। तो जैसे एखन हमारे देख ली कि कोटि कर आधार पर ये तीन चीज है, ये रखे है उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और निम्न चाहे अधम काव्य। वैसे ही रचना शैली के आधार पर भी तीन गो है, पद्य, गद्य और चंपू या मिश्रित काव्य। तो इस प्रकार से जो है बांटे कर आधार है, इके रोरे के अच्छा से देखा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न अवश्य आवी रोरे की। ठीक है, आगे है कि कोनो साहित्य में सबसे बगरा प्रचलन अगर करो है तो वह क्या है, रचना शैली का आधार पर प्रचलित है। ठीक है, कोई भी साहित्य रोरे उठाए के देखा तो उकर में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रचलित है तो रचना शैली। अब इधर पीछे कारण भी है, जे रचना शैली है ओके लिखल जाला तो लंबा समय तक जो है रहेला, ओके लंबा समय तक जोगाए के रखल जा सकेला, आदमी उनके पढ़ सके ना, वो कई पूर्वज तक जाएला। कारण यही है कि उकर प्रचलन ज़्यादा रहेला। ठीक है, आगे जो है रचनात्मक आधार पर जे पद रचना शैली है उकर एक रूप है कि जे कवि चाहे कवित्री कर कलम कर माध्यम से लिखल जाएला। अब रचनात्मक कहे कर मतलब सीधा सीधा है कि ओके रचना करल जाएला, ओके लिखल जाएला, है ना। तो ये कवि या कवित्री है अपन कलम से जो है ओके लिखे ना। ठीक है, तो ओके हमें रचनात्मक शैली के। अच्छा, ओके केवल लिखे करे ओकर में चित्र कर भी प्रयोग करल जाएला। ठीक है, अलग अलग संकेत कर भी प्रयोग करल जाएला। ठीक है, आगे देखो, तो संसार कर कोनो भाषा साहित्य में सबसे पहले पद साहित्य कर रचना होएला। ठीक है, संसार कर कोई भी भाषा हो, जैसे हम नागपुरी कर बात कर रहे थे तो नागपुरी, हिंदी, संस्कृत, कोई भी भाषा हो। ठीक है, तो संसार का कोई भी भाषा हो उसमें सबसे पहले जो है वह पद साहित्य का रचना होता है। ठीक है, पद के हमारे काव्य का रूप में जानेला। तो संगी साथी मन जे पद है इसी पद के काव्य कहल जाएला। ठीक है, तो इसके ध्यान में रखेगा है कि पद के ही काव्य कहल जाएला।
आगे है मगर अब इकर परिभाषिक नाम पद्य हो गेल, लेकिन पद के काव्य कहल जा रहे हैं, लेकिन अब अभी परिभाषिक अगर नाम है तो पद्य कहल जाएगा। आगे ध्यान से देखो, आगे क्या कहते हैं कि अंग्रेजी में पद्य साहित्य विधा के पोइट्री कर नाम से जानल जाएगा। तो अंग्रेजी में पद्य के ही जो है हमें या काव्य के पोइट्री कहल जाएगा। ई चलते काव्य और पद्य चाहे पोइट्री में कोनो भेद करे कर परंपरा न खे, अर्थात रोरे के बिल्कुल ई न खे माने कि पोइट्री काव्य और पद्य अलग अलग है, ये एक ही बात है। ठीक है, चलिए आगे है कि पद साहित्य के हेठे देवल आधार पर भी जो है वर्गीकरण करल जाएगा। अब हेठे देवल में जो है स्वरूप कर आधार पर ध्यान से देखो क्या क्या है। अगर उरे के परीक्षा में आवते कि स्वरूप कर आधार पर जो है वह पद साहित्य को कितने भागों में बांटा जाता है, क्या क्या रूप है, तो क्या आंसर आपको देना है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला तो है स्वरूप के आधार पर जो है पद साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक या स्फुट काव्य। ठीक है, तो इस तरह से स्वरूप के आधार पर जो है जो पद साहित्य है इसको दो भाग में हम लोग बांटेंगे, प्रबंध काव्य और मुक्तक या स्फुट काव्य। अब एक एक करके हम लोग आते हैं संगी साथी लोग कि जो प्रबंध काव्य का जो रूप है इसका फिर से दो भाग है। ठीक है, प्रबंध काव्य का क्या है, इसका फिर से दो भाग है ना। तो प्रबंध काव्य का पहला जो भाग होता है उसको बोलते हैं महाकाव्य और दूसरा जो भाग है उसको बोलते हैं खंड काव्य। उसी प्रकार से आपका मुक्तक या स्फुटक का भी जो है दो है, इसका भी दो है और इसका भी दो भाग है। समझ में आया? तो मुक्तक या स्फुटक काव्य है, इसका दो रूप क्या क्या है देखिए। पहला तो होता है गीत और दूसरा होता है कविता। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनने का संभावना ज़्यादा है। अब इस चित्र जो है टीएलएम, इसके माध्यम से भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो जो रचना शैली के आधार पर जो मैंने अभी बताया पद्य गद्य और मिश्रित काव्य होता है। आप इसको थोड़ा सा समझते हैं कि पद्य गद्य मिश्रित काव्य है क्या। ठीक है, तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि पद्य क्या होता है, तो जिक्र में छंद रस, ठीक है, जिक्र में छंद हो गया, रस, अलंकार, ये बीम या प्रतीक आदि कर विशेषता होएला। ठीक है, तो ये कवि या कवित्री कर कलम से भी लिखल जाएगा। ठीक है, सीधा सा बात है। तो पद्य वो है जिक्र में कि छंद हो गया, रस हो गया, अलंकार हो गया, बीम प्रतीक इत्यादि का प्रयोग होता है, तो वह क्या कहलाएगा दोस्तों, वो पद्य कहलाएगा। ठीक है, उदाहरण में जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया गया है कि तुम बिन मोरे कौन सहाई जगत सबे बौराना भाई। ठीक है, तो एक प्रकार का क्या है, काव्य का उदाहरण है जिसमें आपको अलग अलग प्रकार के रस मिलेंगे, अलंकार मिलेंगे, छंद मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये पद का भाग हो जाएगा। ठीक है, इसमें इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। दूसरा गद्य क्या होता है, ठीक है, तो जेकर में छंद नहीं होएला, जेकर में छंद कर प्रयोग नहीं होएला। छंद दोस्तों अलग अलग प्रकार का रूप में अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाता है। जैसे अब अलग अलग कविता पढ़िएगा, गीत पढ़िएगा, तो उसको गाने का अलग अलग छंद होता है। समझ में आए कि नहीं है? जब कोई स्पीड से गाता है, कोई एकाएक उसका स्पीड घट जाता है, कभी ऊंचा आवाज़ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, एक प्रकार क्या है, सब छंद का ही तो प्रकार है अलग। ठीक है, तो गद्य में वैसा कोई छंद नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा गद्य में छंद नहीं होता है। ठीक है, और उकर गठन वाक्य कर आधार पर होएला। ठीक है, तो ये गद्य कहलाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया है, जैसे स्टार्ट किया जा रहा है कि भारत एक विशाल देश है, यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती है, तो इसमें कोई छंद आपको प्रयोग दिख नहीं रहा है ना, तो ये वाक्य के आधार पर इसका गठन होता है, तो ये गद्य हो गया। आगे है जो मिश्रित काव्य है, ठीक है, जिसको चंपू कहा गया है, तो जेकर में पद्य और गद्य दोनों का मिश्रण होएला। ठीक है, तो के हमें मिश्रित काव्य कहिला। ठीक है, अब आगे देखिए कि प्रबंध काव्य के बारे में है ना, कि प्रबंध काव्य क्या है। तो प्रबंध काव्य जिक्र में कथा, पात्र, देश काल आदि के विस्तार से वर्णन होएला। ठीक है, जिक्र में कोई कथा कर वर्णन होते, ओकर में अलग अलग पात्र मना है। ठीक है, ओकर में कोई देश, कोई जगह है ना, और किसी पार्टिकुलर समय कर बात होती है। ठीक है, कि जैसे मान लिया महाभारत है आप देख रहे हैं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, रामायण देख रहे हैं, तो कोई पार्टिकुलर समय में क्या घटना घटी थी, उसमें कौन कौन से पात्र थे, वो किस कथा पर आधारित है, इस तरह से, तो उसका विस्तार होता है, वहाँ पे विस्तार से वर्णन होता है, तो वह प्रबंध काव्य हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? इसका दो भाग आपने देखा। ठीक है, तो ध्यान से देखो,
जैसे प्रबंध काव्य है और खंड काव्य है। तो जो प्रबंध काव्य है, ठीक है, इकर में विशाल कथा, महान नायक, अनेक सर्ग होते हैं, मतलब अनेक अध्याय होंगे और विस्तृत वर्णन इसमें मिलेगा। और खंड काव्य होगा, उसमें क्या होगा, जिकर में कथा के केवल एक अंश, आपको कथा का कोई एक अंश या कोई एक भाग या कोई एक प्रसंग जो है आपको देखने को मिलेगा। इसको भी हम विस्तार से बताने वाले हैं, आप इसको बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आगे है मुक्तक या स्फुट काव्य। तो जेकर में किसी एक भाव, विचार या क्षण के सुंदर अभिव्यक्ति होवेला। तो स्फुट मतलब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा भाव के व्यक्त करे, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। तो जो कोई भाव विचार को या कोई क्षण के जो है वो अभिव्यक्ति करे, जैसे गीत कर माध्यम से या कविता कर माध्यम से, ठीक है। तो जेकर में जे गेयता मतलब गायक वाला व्यक्ति, ओकर लय, ओकर संगीत, ओकर भाव इत्यादि का प्रधानता होवेला, तो वो गीत है। और दूसरा कविता है, जेकर में भी भाव, विचार, कल्पना और सुंदर और संक्षिप्त अभिव्यक्ति होएला। इकर में कल्पना, भाव, विचार कर साथ साथ गीत से अलग थोड़ा सा इसलिए है कि इकर में कल्पना के सुंदर और संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्ति भी होएला, ठीक है। अब अगर रोरे उदाहरण भी ले तो उदाहरण रोरे के ज़्यादा समझ में आई। जैसे प्रबंध काव्य के जो उदाहरण बता ले, महाकाव्य और खंड काव्य, ठीक है। तो प्रबंध काव्य का दो उदाहरण है, ठीक है, ऊपर में यहाँ पे ये महाकाव्य यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्या है, महाकाव्य, ठीक है, और दूसरा खंड काव्य। तो प्रबंध काव्य का जो दो भाग है महाकाव्य, उसमें उदाहरण जैसे देख ले, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये महाकाव्य का उदाहरण हो गया। खंड काव्य में से उसी रामायण का जो कुछ भाग हो जाएगा, जिस यहाँ पे जैसे यहाँ पे उस भाग पे हम नहीं लिखा गया है, जैसे मेघदूत है या नल दमयंती, ये भी खंड काव्य का उदाहरण है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए रामायण का कुछ भाग ले लेते हैं, ठीक है, जैसे बाल रामायण हो गया, या आपका मान लेते हैं राम लक्ष्मण परशुराम के बीच में जो संवाद होता है उसका कुछ खंड ले लिए, या फिर मान लिए कि हम लोग क्या लेते हैं, लव कुश कांड हो गया, ये सब क्या है, एक उसका खंड काव्य हो जाएगा, उसी का एक भाग हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। आगे जो है जैसे गीत और कविता के बारे में तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। आगे चलो और थोड़ा सा जो मुख्य बात है कि हमें देखिला कि गीत और कविता पद साहित्य का रचनात्मक विधायक हैं। तो याद रखब जो पद साहित्य है, पद साहित्य में दो महत्वपूर्ण भाग होवेला, एक है गीत और दूसरा है कविता। इन दोनों है कि मिलके हमें पद साहित्य का निर्माण होवेला। और ये रचनात्मक विधा कर दो भाग है ना, पद साहित्य कर। और आगे अगर उन्हें बढ़म तो कही सकीला कि यह चारों मिलके पद साहित्य कर रचना करे ना। यह चारों में क्या क्या है ध्यान से देखो। जे भाषा साहित्य में महाकाव्य का रचना नहीं मिलेला, उस साहित्यिक तो उकर साहित्यिक विकास भाषा साहित्य कर तुलना में हीन मानल जाएला। अर्थात ध्यान से देखब कि जब कोई भाषा साहित्य है ना, में महाकाव्य का रचना नहीं मिलेला, अगर उसमें महाकाव्य का अगर रचना नहीं है कोई भाषा साहित्य में, तो भाषा साहित्य में उसका जो है थोड़ा सा वैल्यू घट जाता है, ठीक है। तो पद साहित्यकर मतलब यहाँ पे पहले तो अच्छा से समझो कि पद साहित्यकर क्या मतलब है। कि पद साहित्यकर मतलब वो रचना से आहे जेकर में छंद, ये बात के हम ऊपरे भी बताई चुके चित्रकर माध्यम से, लेकिन और एक बार अच्छा से एक कुछ महत्वपूर्ण बात है कि भी एक बार देखो रिवाइज भी जी। तो पद साहित्य में क्या कहल जाए है कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, छंद, रस, अलंकार, काव्य गुण और ध्वनि, ठीक है, ये बात होकर हो एक जरूरी है, तभी हम कहब कि हाँ वो पद साहित्य है, ठीक है। तो इस चीज़ के याद रखे गए कि पद साहित्य कब कहले, जब कर में छंद, रस, अलंकार, काव्य गुण इत्यादि हो। आगे देखो, इकर में काव्य दोष के हो ठाव देवल जाए, ठीक है, मगर इके रचनात्मक विशेषता नहीं मानल जाएगा। आगे है काव्य शास्त्रीय विधान में ऊपरी देवल बात पद रचना लागे जरूरी मानल जाए। ऊपर जो भी बात दिया गया है उसको इम्पोर्टेंट माना गया है। आगे है पद रचना लेकिन के लिए जो है वह बीम विधान है। बीम मतलब उसके लिए चित्रात्मक चित्र रूप में जो है उसको दिखाना चीज़ों को, ठीक है। तो जब भी कविता होता है तो कविता किस रूप में दिखाना चाह रहा है उसके लिए देखिएगा, कवि जो है वह चित्र भी बनाता है उसके बगल में, ठीक है। हमेशा कवि यह गीत होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जो पद रचना है उसमें जो बीम विधान है
चाहे तो जो चित्र जो विधान है ओकर जरूरत होवेला और उसका महात्म भी काफ़ी है। संगे संगे जो प्रतीक विधान के हो इकर में जरूरी बताल जाए, अर्थात चित्र और प्रतीक के माध्यम से जो ही चीज़ों को बताया जाता है। ठीक है, प्रतीक अलग अलग होता है दोस्तों, चित्र अलग है। प्रतीक आप सभी को जान रहे हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग चिन्ह के माध्यम से जो चीज़ों को समझाना। बाकी ये डेफिनेशन है, ठीक है, कि पद रचना क्या है। तो ऑब्वियसली ये कवि या कवित्री का जो करकमल है ना, वो कमल से जो है अपने पेन से जो है इसको सृजन करता है वो, ठीक है, जिसमें अपने अनुभवों का प्रयोग करता है और उसको संप्रेषित करता है वो आगे, अर्थात अपने अनुभव के आधार पे जो है वह कल्पना शक्ति के आधार पर जो है उन चीज़ों का रचना करता है, ये पहले बता चुके हैं। अब आगे जो है संस्कृत आचार्य जो है पिंगल जो हैं वह काव्य रचना लगिन जो है छंद के जरूरी तत्व मायने है। तो क्या बताएं कि काव्य रचना करना है तो उसमें छंद जरूरी है, ठीक है, ये आचार्य पिंगल के अनुसार ऐसा है, ठीक है। इकर बिना कोनो काव्य कर गरिमा संभव न है। तो उनका मानना है कि बिना छंद का जो है वह जो काव्य लिख रहे हैं उसका कोई गरिमा नहीं है। कहे के माने छंद विहीन रचना के काव्य मन के उचित नहीं बनाएला या उचित नहीं माना जाता है। तो उसमें कोई भी काव्य अगर लिख रहे हैं, कविता है, तो उसमें छंद का होना जरूरी है। आगे जो हिंदी आचार्य हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, वे भी पद चाहे काव्य रचना लगिन छंद के जरूरी मायने हैं, ठीक है। तो प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा कि किन के अनुसार जो है काव्य रचना में छंद जरूरी है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भी सही है। संस्कृत जो कवि हैं आचार्य पिंगल, इनके अनुसार भी जरूरी है। आगे है नागपुरी विद्वान सहनी उपेंद्र पाल नहन, ठीक है, पद रचना लगिन छंद के पहला शर्त माइन है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया है, जो नागपुरी जो विद्वान है सहनी उपेंद्र पाल नहन, इन्होंने साफ साफ कहा है कि यदि पद रचना आप कर रहे हैं तो पद रचना में क्या है, छंद जो होता है वह पहला शर्त है कि उसमें छंद का होना जरूरी है। साथ साथ वो ये भी बताए ना कि छायावादी कवि, ठीक है, कौन छायावादी कवि, हिंदी के जो छायावादी कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इस संबंध में नवा प्रयोग कर लें, ठीक है। ये बात के कौन बताएं, ये बात के बताएं सहनी उपेंद्र पाल नहन, ठीक है। वो बता लें कि जो छायावादी कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं, ये जो है इकर में नवा प्रयोग कर ले। नवा प्रयोग का कह रहे हैं कि छंद रहित रचना लिख के हो काव्य चाहे पद लिखे कर नवा चलन चला लें। मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं वो का कर लें कि छंद रहित जेकर में छंद कर प्रयोग नहीं है, नहीं के बराबर है, तो उस प्रकार के काव्य भी जो है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है लिखे हैं और उसका भी चलन हुआ है, ठीक है। तो आगे सहनी उपेंद्र पाल नहन द्वारा जो लिखित नागपुरी राग छंद और छंद हुई, ठीक है। तो ये भी याद रखना है किसने लिखा है, तो नागपुरी राग छंद और छंद हुई, ये जो है ये किनका लेख है, इसको कौन लिखे हैं, तो सहनी उपेंद्र पाल नहन ने लिखा है। तो इस संबंध में प्रकाश डैल है, इकर से भी नागपुरी काव्य संसार में छंद कर महत्म और भी बैठ गया कर एक छंद कर महत्व कितना है ये बात कर पता चलेगा, ठीक है। आगे है नागपुरी गीतों की छंद रचना, ये किसका लेख है दोस्तों, तो नागपुरी गीतों की जो छंद रचना है वह नामक ये पीएचडी शोध प्रबंध है, ठीक है। अरे किनका है, डॉक्टर कुमारी बासंती की, याद रखिएगा, ये बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है एकदम, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, ठीक है। कि नागपुरी गीतों की जो छंद रचना नामक पीएचडी शोध प्रबंध है, इसको डॉक्टर कुमारी बासंती ने लिखा है, ठीक है। और इकर में वो क्या बता है, ध्यान से देखो, इकर में वो छंद संबंधी बात के गंभीरता से विचार कर रहे हैं। तो ये बात के रोरे पता चला कि डॉक्टर कुमारी बासंती भी जो है अपर जो शोध प्रबंध है नागपुरी गीतों की छंद रचना, इसमें नाम ही छंद है, मतलब छंद को बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है बात किए, काफ़ी गंभीरता से इस मुद्दा को रखें, समझ में आए कि नहीं। तो उनकर द्वारा जो नागपुरी का लौकिक छंद पर बड़ा महीन से बहुत ही छोटे छोटे रूप में जो है इसको बताया गया है डिटेल में। तो संगे संगे ये लौकिक के साथ है ना अलौकिक या जो वैदिक
छंद मन के भी जो है वो संक्षिप्त में जानकारी दे हैं। इनके बारे में बात बता रही हैं डॉक्टर कुमारी बसंती के बारे में। ठीक है, आगे इगर में ये बताल जाए कि उनका मानना है कि नागपुरी काव्य बगड़ा राग प्रधान है। ठीक है, इस चीज़ को भी समझिएगा कि जो नागपुरी काव्य है वह ज़्यादा क्या है, राग प्रधान है, और यह राग हमारे बीच में छंद कर अनुसरण करेला। अब रोरे देखब कि राग का हवेल रोरे जब पढ़ा ही जे भाई बहन मन पढ़े रोरे जानत हुई, जैसे हम जो लोकगीत वगैरह हम बताई उकर में हम राग बन करके भी चर्चा करी। ठीक है, तो अलग अलग राग है, जैसे झूमर राग है, डमकच है, फगुआ है, पाउसी, सबका अलग अलग राग है। और जब हम अलग अलग राग में जब चीज़ों के गावेला तो अलग अलग राग में गीत कर जे या जे कविता है ओकर छंद भी बदले के लागेला, अलग अलग छंद हुए। तो यही चीज़ है कि हमें जो भी नागपुरी जो गीत है या कविता है वो राग प्रधान है, और राग कर बीच में ही अलग अलग छंद छुपल रहेला। तो आगे देखो डॉक्टर कृष्णा प्रसाद साहू जिके कलाधर भी कहल जाएला, वो लिख हैं लोपाई छंद, एक पुस्तक है ओकर। ठीक है, याद रखा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि डॉक्टर कृष्णा प्रसाद कलाधर वो क्या कह रहे हैं, लोपाई छंद लिखें नामक किताब लिख के इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ठीक है, तो इकर से रोरे के समझ में आलक कि नागपुरी में जो है छंद कर का महत्व है। ठीक है, आगे है पद विधा। तो पद चाहे कविता अर्थात पोइट्री कर परिभाषा क्या है, अगर उरे की परिभाषा बताई जाए कि अगर सही परिभाषा क्या है तो ध्यान से देखो, अलग अलग आचार मन का कहे ना। आचार्य भामह काव्यालंकार में इके परिभाषित करते कहे ना कि शब्दार्थो संहितम काव्यम। ठीक है, अब इकर का मतलब है, देखो इकर मतलब है शब्द अर्थात भाषा या वाणी, अर्थ अर्थात भाव विचार या आशय, संहितो मतलब दोनों एक साथ होना, यानी शब्द और अर्थ का एक साथ होना, और काव्य मतलब काव्य। तो इस प्रकार से शब्दार्थो सहितम काव्यम का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि शब्द और अर्थ का मिलन। ठीक है, समन्वय को ही क्या कहते हैं हम लोग, काव्य कहते हैं। जब आप कविता पढ़ते हैं, काव्य पढ़ते हैं, उसमें शब्द तो रहता है लेकिन शब्द में उसका अर्थ भी छुपा रहता है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, और अर्थ वहाँ छुपा रहता है, हर कोई उसको बता नहीं सकता। तो यही जब शब्द और अर्थ दोनों का समन्वय मिलन होता हुआ उसी को हम लोग क्या कहेंगे, काव्य कहते हैं। ठीक है, ये किनका विचार है, ये आचार्य भामह का है। ठीक है, उसी प्रकार से आचार्य रुद्रट है ना, उनका कहना है ननु शब्दार्थो काव्यम, ननु शब्दार्थो काव्यम। ठीक है, यहाँ पे हम मीनिंग इसका लिख दिए हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है, वास्तव में शब्द और अर्थ का समन्वय ही काव्य है। तो ये भी उन्हीं बात को अलग तरीके से वो बोले। आगे है साहित्य दर्पण नामक जो किताब है ना, वो किनका लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। साहित्य दर्पण जो किताब है ये आचार्य विश्वनाथ जी का लिखा हुआ है ना। इसमें उन्होंने कहा है कि काव्य अर्थात पद का परिभाषा उन्होंने क्या दिया है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है, जो आचार्य विश्वनाथ अपने किताब साहित्य दर्पण है उसमें इन्होंने कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात क्या हो जाता है, अर्थात जो वाक्य रचना या जो वाक्य या रचना जो है रस से परिपूर्ण हो वही काव्य है। ठीक है, तो इनके अनुसार जो है वह रचना या वह वाक्य जो रस से परिपूर्ण हो। अलग अलग प्रकार के रस होते हैं, वीर रस, हास्य रस, करुण रस, अलग अलग प्रकार के रस हो। तो जो वाक्य है, जो रचना है, उसमें रस अगर है, रस से परिपूर्ण है, तभी हम उसको काव्य कहेंगे। ऐसा जो है वह आचार्य विश्वनाथ का मानना है। ठीक है, इसी प्रकार से आनंद वर्धन नामक जो विद्वान है ना, वह विद्वान धन्यालोक नामक किताब है, उसमें क्या बोलते हैं। ठीक है, तो धन्यालोक जो है वो आनंद वर्धन का किताब, उसमें बोलते हैं कि शब्दार्थयो साहित्येन काव्यम, है ना। ये मैंने डिटेल हिंदी में इसका अलग अलग शब्द का अर्थ बताए हैं, देख लीजिएगा। इसका सरल अर्थ क्या होगा, इसका सरल अर्थ होगा शब्द और अर्थ के समन्वय, साहित्य के ही काव्य तत्व या काव्य होने का गुण उत्पन्न होता है। ठीक है, अर्थात शब्द और अर्थ के समन्वय से क्या होता है, काव्य के जो गुण है ना, जो तत्व हैं उसका पता चलता है, उसका अर्थ पता चलता है। ठीक है, या उस वाक्य का क्या गुण है उससे उसका पता चलता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग कवि ने, अलग अलग साहित्यकार ने इसको अलग अलग तरीके से जो है परिभाषित किया है। और एक आचार्य, ध्यान से देखिए, आचार्य वामन। ठीक है,
ये विद्वान जो हैं वह काव्यालंकार सूत्रानी, तो याद रखिएगा काव्यालंकार सूत्रानी जो है किनका लिखा हुआ है, आचार्य वामन का। ठीक है, ये इस किताब में बोलते हैं कि काव्य वह शब्दार्थ है जो गुण तथा अलंकार से सुसंस्कृत हो। समझ में आया कि नहीं है? तो ये बात जो है वह काव्यालंकार सूत्रानी में आचार्य वामन बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से संस्कृत आचार्य कुंतक है ना, अलग अलग लोग दिए हैं। अब इसमें से क्या बात पूछा जाए नहीं पूछा जाए ये कहना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना सारा चीज़ को ही चाहिए, एक नज़र आप देख लीजिएगा तो एग्जाम में अगर आता है तो इसमें से भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो संस्कृत आचार्य कुंतक इसे परिभाषित करते हुए बोलते हैं कि शब्द और अर्थ के उस संयोग को काव्य कहते हैं जो कवि की कल्पना कौशल से उत्पन्न चमत्कार से युक्त हो तथा सहृदयों का आनंद प्रदान करता हो। सीधा सीधा कहने का मतलब है कि आचार्य कुंतक का कहना है कि शब्द और अर्थ का ऐसा संयोग हो, ठीक है, जिससे कवि क्या सोच रहा है, क्या कल्पना कर रहा है, उसका कौशल का पता चले कि वह क्या बोलना चाहता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो उससे जो है आपके हृदय को आनंद की प्राप्ति हो। ठीक है, तभी हम जाके उसको हम लोग क्या कहेंगे, काव्य कहेंगे। ठीक है, आगे इस तरह से पंडित जगन्नाथ नामक विद्वान जो है वह रस गंगाधर नामक किताब जो है, तो रस गंगाधर किनका है, ये पंडित जगन्नाथ का है। उस किताब में जो है उन्होंने क्या कहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। ठीक है, अर्थात उन्होंने कहा है कि जो शब्द सुंदर अर्थात रमणीय है ना, अर्थ को व्यक्त करे वही काव्य है। क्लियर है? तो इन सब को मिला जुला कर जो है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, शब्द और अर्थ का ऐसा संयोग जिससे जो है एक सुंदर सा अर्थ प्रकट हो जो हृदय को आनंदित कर दे, तो वह क्या है, काव्य है। ठीक है, बाकी बहुत सारा डेफिनेशन है दोस्तों, इसको आप देख लीजिएगा। अगर हम एक एक करके देखने लगे तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। अब हम सीधे सीधे आते हैं नागपुरी के मेन टॉपिक पर, और वह क्या है, नागपुरी तत्व नागपुरी पद से संबंधित विधा। ठीक है, तो पहला है महाकाव्य। ठीक है, नागपुरी पद में जो है पहला महाकाव्य है। समझते हैं महाकाव्य के बारे में कि प्रबंध काव्य का पहला भाग जो होता है वह क्या है, महाकाव्य। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रबंध काव्य का पहला भाग कौन सा है, तो प्रबंध काव्य को दो भाग में हम लोग बांटे हैं, एक महाकाव्य है, ठीक है, और दूसरा खंड काव्य है। तो महाकाव्य क्या होता है, प्रबंध काव्य का पहला भाग है, और ये दो ही शब्द से मिलकर बने, पहला है महा और दूसरा है काव्य। ठीक है, महा का मतलब क्या होता है, महान, और काव्य का मतलब कविता। तो आप जान रहे हैं जो बहुत बड़ा कविता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, महाकाव्य कहेंगे। ये चलते काव्य विधा में महाकाव्य का सबसे ऊपर रखा गया है इसको। ठीक है, महाकाव्य साधारणतः जो है वह पौराणिक चाहे ऐतिहासिक विषय पर आधारित होता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हम वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हैं उसको तो किसी भी सूरत में जो है आपको ये छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो महाकाव्य साधारणतः जो है वह पौराणिक चाहे ऐतिहासिक विषय पर आधारित होता है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक, जैसे कोई पुराण हो या कोई इतिहास हो उस पर उसको बनाया जाता है। तो महाकाव्य रचना करने का जो महत्वपूर्ण बात है उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ से आपको प्रश्न बिल्कुल यहाँ से आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो समझिए, महाकाव्य रचना कर जो जरूरी बात है उसमें पहला है कि महाकाव्य कोनो गंभीर चाहे बड़ विषय पर लिखल जाएला जे समाज के प्रेरित करे। तो महाकाव्य जो है कोई गंभीर विषय या कोई बड़ा विषय है उस पर लिखा जाता है, और जो समाज को कुछ शिक्षा देता है, समाज को कुछ बताता है, समाज को कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो वह महाकाव्य है। ठीक है, आगे महाकाव्य में मंगलाचरण चाहे देव स्तुति हो एक जरूरी है। जब भी महाकाव्य लिखा जाता है उसमें मंगलाचरण अर्थात देव स्तुति जो है किया जाता है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण भाग है। आगे महाकाव्य में कम से कम 7 सर्ग होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महाकाव्य जब भी लिखा जाता है उसमें कम से कम 7 गो सर्ग, सर्ग मतलब एक तरह से कहिए अध्याय का होना कंपलसरी। जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से चलिए समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि भगवान राम के जीवन पर आधारित जो है, भगवान राम के जीवन पर आधारित महाकाव्य लिखा जा रहा है। ठीक है, तो उसमें जैसे 7 सर्ग का होना जरूरी है। तो 7 सर्ग क्या हो सकता है, जैसे प्रथम सर्ग में ये दिखाया जाए कि श्री राम का जन्म के समय की जो कहानी है। दूसरा सर्ग में हो सकता है कि वह
विद्यार्जन के लिए जो है वह आश्रम जा रहे हो, है ना, जैसे विश्वामित्र के साथ वनगमन, उसको, है ना, ये सारी चीज़ दिखाया जाए। तीसरे सर्ग में उनका स्वयंवर दिखाया जाए, विवाह दिखाया जाए। चौथे सर्ग में वनवास गमन के बारे में जो है दिखाया किया जाए। पंचम में जिसे सीता हरण हो गया, षष्ठ में रावण युद्ध, और सप्तम में जो है अयोध्या वापसी इत्यादि को। तो इस तरह से उसको 7 भागों में जो है 7 अध्यायों में बांटा जाए। तो इसी प्रकार से कोई भी महाकाव्य लिखा जाता है उसमें कम से कम 7 सर्ग का होना जरूरी होता है, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो खैर कुछ भी हो सकता है। अब बाकी के जो पार्ट हैं दोस्तों, इसको हम लोग देखेंगे अगले भाग में। काफ़ी लंबा है और काफ़ी टाइम भी हो चला है, ठीक है। मेरा स्कूल का टाइम हो रहा है, तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे जो भी चीज़ें बढ़ गई। हाँ, आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिनको नोट्स वगैरह चाहिए तो केवल 199 में आपको कंप्लीट नोट्स जो है शुरू से लेकर अंत तक अकॉर्डिंग टू सिलेबस, है ना, जेटेड का, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप देख पा रहे हैं, है ना, नंबर आपको दिख रहा है, इसी नंबर पे आपको फ़ोन पे कर देना है 199, स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप में भेज देना है, आपको PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों, लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आप वीडियो को जरूर लाइक शेयर जरूर कीजिए, नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।